हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। सर, ओके। इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? महंगाई को। महंगाई, महंगाई। जब किसी भी वस्तु के दाम इंक्रीज होते जाते हैं तो क्या कहते हैं? वो महंगा हो गया। ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि परचेजिंग पावर आपकी डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल, आप आज 100 रुपये में 4 सेब खरीद रहे हैं और अगले साल आप 100 रुपये में सिर्फ एक ही सेब खरीद रहे हैं। हाँ या ना? तो 100 रुपये झुके तो हैं, लेकिन इनकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी डाउन हो गई। परचेजिंग पावर कैपेसिटी क्या कहते हैं? मतलब आपका रुपया कमज़ोर हो गया है। कहने का मतलब है कि आप पहले 4 सेब खरीद पा रहे थे 100 रुपये में, आज एक ही सेब खरीद सकते हो। तो या तो कह दो कि दाम बढ़ गए, या कहूँ कि मैं परचेजिंग पावर डिक्रीज होगी। बात एक ही है। महंगाई का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, महंगाई से किसको फ़ायदा होता है? उधार लेने वाले को या उधार देने वाले को? उधार लेने वाले को फ़ायदा होता है, बोरोवर को फ़ायदा होता है, लेंडर को इसमें नुकसान हो जाता है। क्यों? मान लो 2024 में ए ने बी को 100 रुपये उधार दिए और उस वक्त महंगाई 5% के हिसाब से उसने रेट लगाया कि भाई 5% के हिसाब से मतलब 5 रुपये बढ़ जाएंगे। तो उसने क्या किया कि कहा कि भाई मुझे 6 रुपये ब्याज दे देना। हाँ या ना? पर हुआ क्या? हुआ क्या? महंगाई बढ़ गई। महंगाई जो बढ़ गई वो बढ़ गई 10% के हिसाब से। क्या कहा मैंने? 10% के हिसाब से। इसका मतलब क्या है? अब वास्तव में कीमत कितनी होनी चाहिए थी? अब 100 रुपये की कीमत कितनी, मतलब ब्याज कितना होना चाहिए था? 110। लेकिन उसको तो ब्याज कितना ही मिलेगा? 106 ही मिलेगा। आपको कैसे समझाऊँ मैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो छोड़ो, फिलहाल के लिए इतना देख लेते हैं कि महंगाई से किसे फ़ायदा होता है। एक मिनट। बोरोवर को फ़ायदा होता है और लेंडर को नुकसान होता है। ठीक है, बात की बात बाद में करते हैं। अब आपने पढ़ लिया, अब महंगाई होती क्यों है? कोज ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई होती क्यों है? कोज क्या है? मतलब कारण क्या है? महंगाई का कारण क्या है? सर, महंगाई के दो ही कारण हो सकते हैं। एक में मुझे पता नहीं है, दूसरा मैं आपको बताऊंगा नहीं। ठीक है चिंटू बेटा, समझ में आ गया। एक होता है डिमांड पुल। क्या है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक होता है कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। सर, ये क्या होता है? एक चीज़ की डिमांड बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जांपल, अब चीज़ तो लिमिटेड है ना। अगर किसी चीज़ की डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है तो उसके प्राइस बढ़ेंगे ना। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन। समझ में ये बात? इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, मार्केट में 4 फ़ोन हैं। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इसकी डिमांड अचानक से बढ़ गई, सबको यही फ़ोन चाहिए। अब फ़ोन तो 4 ही है ना। अब आप दुकानदार के पास गए कि भाई मुझे ये फ़ोन चाहिए। दूसरा कस्टमर आया, भाई मुझे भी ये फ़ोन चाहिए, मुझे भी ये फ़ोन चाहिए, मुझे भी ये फ़ोन चाहिए, मुझे भी ये फ़ोन चाहिए। अब मान लो 20 बंदे आ गए, फ़ोन तो 4 ही हैं। अब जाहिर सी बात है, वो फ़ोन किसको देगा? जो उसको ज़्यादा पैसे देगा। अब वो कहेगा कि भाई इसकी कीमत 500 थी, पर मैं तो अब जब 5,000 का दूंगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही है। हाँ या ना? अब अगर आप अभी भी समझ में नहीं आया है तो सीधा सीधा देखो कि आप किसी सब्जी वाले के पास गए, वहाँ पे सिर्फ एक ही सेब था। आपने कहा भाई ये सेब मुझे दे दे, 5 रुपये का उसकी कीमत थी। एक और आया, उसने कहा भाई ये सेब मुझे दे दे, मैं इसके 10 रुपये दूंगा। एक आया कि नहीं 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 भाई, मुझे तो ये सेब दे दे, मैं इसके 20 रुपये दूंगा। मेरा बाकी आया, मैंने कहा मुझे दे, मैं इसकी अकेले के 100 रुपये दूंगा। तो देखो, सेब 5 रुपये का था। चूंकि इसे भी और इसे भी सबको यही सेब चाहिए, सबको इसी सेब की डिमांड है, इसीलिए 5 रुपये का सेब 100 रुपये का हो गया। तो इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो मैं इसको लिख देता हूँ। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? डिमांड साइड इन्फ्लेशन। जब डिमांड बढ़ती है, मतलब जब डिमांड बढ़ती है, जब किसी
सामान की डिमांड बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, इन्फ्लेशन आएगा, महंगा हो जाएगा वो। अब एक केस तो ये हो गया, एक केस ये है कोस्ट पुस्ट, मतलब सप्लाई साइड ही इन्फ्लेशन हो गया। सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया, मैं समझाऊंगा बेटा चिंटू। सप्लाई साइड इन्फ्लेशन हुआ, साइड इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि मान लो, कैसे समझाऊं आपको, कोई कंप्यूटर है, ठीक है। अब इसमें एक चिप लगती है जो कि सिलिकॉन की बनी होती है, जो मदरबोर्ड वगैरह है वो सिलिकॉन का बना होता है। अब सिलिकॉन आता है चाइना से। फॉर एग्जांपल चाइना ने कह दिया कि नहीं, मैं तो अब सिलिकॉन 5 रुपये का बेचता था, अब मैं 500 का बेचूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, जो कंपनी इसको 100 रुपये में, फॉर एग्जांपल 100 रुपये में बेचकर अपना प्रॉफिट ले रही थी, सब कुछ कर रही थी, मतलब उसको बच भी रहा था और आपको मिल भी रहा था, कब, जब सिलिकॉन 5 रुपये का था। अचानक से सिलिकॉन ही 500 रुपये का हो गया, जो कि सिलिकॉन से ही ये बनता है। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन से ही बनता है, इसका कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं। तो क्या अभी भी कंपनी आपको 500 रुपये में बेचेगी? नहीं, अब शायद वो आपको 2000 3000 रुपये में बेचे, हाँ या ना। तो डिमांड नहीं बढ़ी, डिमांड नहीं बढ़ी इस लैपटॉप की। जो प्रोडक्शन, जिससे प्रोडक्ट बन रहा था, जिससे प्रोडक्ट बन रहा था, जिससे सप्लाई हो रही थी, वो ही बढ़ गया, तो प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया। समझ में आई बात? तो मैंने क्या कहा, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन में क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। जब इनपुट कॉस्ट ही बढ़ जाए, या मैं कहूँ प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाए, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाए, तो बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब डिमांड की साइड बढ़ जाए तो डिमांड पुश इन्फ्लेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सर मुझे ये तो समझ में आ गया है कि ये कैसे कैसे होता है, सर इनको हम मेजर कैसे करेंगे, भाई नापेंगे कैसे कि महंगाई बढ़ गई है? चिंटू बेटा, ओके, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। हम महंगाई को नापते कैसे हैं, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को मापने के दो तरीके ज़्यादा फेमस हैं, ओके। एक होता है जो आपको पढ़ने हैं, WPI, एक होता है CPI। सर ये क्या होता है, मैं बताऊंगा चिंटू। इसकी फुल फॉर्म होती है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और इसकी फुल फॉर्म होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके ओके, ठीक है, कितना ही याद करना है। हाँ, आप WPI से भी माप सकते हो महंगाई को, और CPI से भी माप सकते हो। अब किससे करोगे वो आप पर निर्भर करता है, ठीक है। इस चलिए, ये जो है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये जो वेटेज देता है, ये मैन्युफैक्चर्ड गुड को वेटेज देता है। जो इस इंडेक्स में वेटेज दिया जाता है वो मैन्युफैक्चर्ड गुड को वेटेज दिया जाता है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, ठीक है, मोर वेटेज टू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ये क्या करता है, ये फूड आइटम को ज़्यादा वेटेज देता है, ये मोर वेटेज देता है किसको, फूड आइटम को। दोनों के तरीके अलग अलग हैं फूड आइटम्स को, ठीक है। ये सिर्फ प्राइस ही कैप्चर करता है, प्राइस कैप्चर करता है, सर्विस कैप्चर नहीं करता। सेवाओं का जो दाम है वो कैप्चर नहीं करता, जबकि ये क्या करता है, प्राइस और सर्विस दोनों को कैप्चर करता है। सर समझ में नहीं आया, ठीक है, फिर से मैं, आप ऐसे समझिए इसको। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सामान, एक होता है सेवा।
एक तो है कि आप सामान बेच रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, एक है कि आप सेवाएं दे रहे हो। तो मैंने कहा डब्ल्यू पी आई में सिर्फ गुड्स देखे जाते हैं, गुड्स की वैल्यू काउंट होती है, सर्विस की वैल्यू काउंट नहीं होती। ओके सर। जबकि सी पी आई में दोनों की वैल्यू काउंट होती है, गुड्स की भी और सर्विसेज की भी। बात समझ में आ रही है? ओके सर। इसमें टैक्स देखे जाते हैं? नहीं, इसमें टैक्स भी काउंट नहीं करते। इसमें टैक्स काउंट करते हैं क्या? हाँ करते हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। सी पी आई में चाहे टैक्स याद रखो या ना रखो, पर ये जरूर याद रखो कि इसमें गुड्स ही काउंट किए जाते हैं इंडेक्स में। पहली बात तो ये इंडेक्स है क्या, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है? मतलब क्या है कि भाई आप इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट लोगे। सपोज मान लो कि आपने मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट लिए, क्रूड पेट्रोलियम लिया, फूड लिया, मिनरल लिया, पेट्रोल लिया, डीजल लिया, एलपीजी लिया, सब के प्राइस जोड़ दिए और फिर देख रहे हैं कि कितना चेंज आया है। सीपीआई में क्या करा, मोर वेटेज फूड को है, आपने मोस्टली फूड आइटम लिए, बाकी और भी सामान लेते हैं जैसे क्लोथिंग हो गया, हाउसिंग हो गया, टबैको हो गया, लाइट होगी, बहुत सारे हैं, उन सबको जोड़ दिया। आप समझ रहे हैं? ये एक इंडेक्स है। क्या है? ये एक इंडेक्स है। तो होलसेल में हम सिर्फ गुड्स को देखते हैं, सर्विस को नहीं देखते, और जबकि सीपीआई में हम गुड्स और सर्विस दोनों को देखते हैं। याद रहेगा चिंटू? ओके सर। अब ये भी बात सुन लो कि इनको जारी कौन करता है। डब्ल्यूपीआई को कौन जारी करता है? ये सर, ये, हाँ बेटा ये। सर ये समझ में नहीं आया। ये मतलब ऑफिस, इसको ओ ई ए भी लिखते हैं बहुत सारे, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, इकोनॉमिक एडवाइज़र ये जारी करता है। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके सर। सीपीआई कौन जारी करता है? सीपीआई पब्लिश मतलब कौन करता है? सीपीआई पब्लिश करता है एनएसओ। मैं आपको बता चुका हूँ एनएसओ के बारे में पिछले लेक्चर में, ठीक है। नेशनल स्टेटिस्टिक ऑफिस, ये किसके अंडर आता है? मॉस्पी के। सर मॉसी के नहीं, मॉस्पी के बेटा, मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिकल प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो डब्ल्यूपीआई कौन जारी करता है, ये समझ में आ गया। सीपीआई कौन जारी करता है, ये समझ में आ गया। अब इनका बेस ईयर मतलब कंपेयर करने के लिए तो होना चाहिए ना। अब मान लो कि भाई डब्ल्यूपीआई में आपने जोड़ दिया, मैं बता, चलो लिख देता हूँ मैं, डब्ल्यूपीआई में क्या क्या आएगा। एक मिनट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर मैं इसका डिपार्टमेंट लिख देता हूँ, बाई बार डिपार्टमेंट पूछ लेता है वो, ठीक है। डिपार्टमेंट का नाम है DPIIT, मतलब ये मिनिस्ट्री है। इस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है जिसे बोलते हैं DPIIT। क्या बोलते हैं? DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, एंड इंटरनल ट्रेड। इसके अंदर आता है OEA, ठीक है, जो जारी करता है इसको, डब्ल्यूपीआई को। मॉस्पी के अंदर एनएसओ तो पता ही है आपको। अब मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल डब्ल्यूपीआई के अंदर हम क्या लेंगे। डब्ल्यूपीआई के अंदर हम लेंगे फ्यूल एंड पावर, डीजल, पेट्रोल, मिनरल, फूड आइटम, क्रूड पेट्रोलियम, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। सीपीआई के अंदर हम क्या लेंगे? फूड, बेवरेज, पीने के सामान, खाने के सामान, कपड़े पहनने के, और भाई टोबैको, इंटॉक्सिकेंट, ये सब सीपीआई के मतलब कंजप्शन बेस्ड है ये, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि इसका बेस ईयर क्या है। अब देखो, आप कंपेयर कर रहे हो कि ये कौन सा प्रोडक्ट कितना महंगा हो गया, तो कंपेयर करने के लिए एक बेस ईयर होना चाहिए ना। तो डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर क्या है? 2011-12। और सीपीआई का बेस ईयर क्या है? 2011-12। अगर जिनको समझ में नहीं आया है ये उनके लिए है। मान लो ये डब्ल्यूपीआई है, हाँ सर डब्ल्यूपीआई है। डब्ल्यूपीआई में मैंने क्या 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 कहा, क्या क्या आएगा?
सर फ्यूल आएगा, मान लो मैंने कहा कि डीजल 2024 में 70 था, अब 2070 था, और एलपीजी 80 है, और पेट्रोल, मतलब हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, उस पर मत जाना, 100 है। अब मैं कैसे पता लगाऊंगा कि ये महंगे हैं? तो मैंने एक बेस ईयर लिया है 2011, मान लो 2011 में ये 50 था, ये 40 था, ये 60 था, तो मैं क्या कहूँगा, ये 20 बढ़ गया, ये 40 बढ़ा, ये 40 बढ़ा, तभी तो पता चला ना, एक बेस ईयर होना चाहिए। तो ठीक ऐसे इसलिए मैंने कहा कि WPI के लिए बेस ईयर क्या है, 2011-12, और CPI के लिए बेस ईयर क्या है, 2011-12। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इन्फ्लेशन को मतलब मापते कैसे हैं, ठीक है। अब सर CPI को कहते हैं ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब CPI यहीं तक नहीं रुकता, CPI में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इनको पढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। सुनिए भैया, CPI एक्चुअली कई प्रकार के होते हैं। एक होता है CPI कंबाइंड, CPI रूरल सेक्टर, ये अलग, रूरल सेक्टर का अलग CPI निकलता है। एक निकलता है CPI ऑफ अर्बन सेक्टर, अर्बन सेक्टर। एक होता है CPI कंबाइंड, दोनों का। ये तीनों कौन जारी करता है? NSO, जो किसके अंदर आता है? मॉस्पी के। इसका जो बेस ईयर है वो क्या है? 2012। अब और भी CPI होते हैं, ये अलग कैटेगरी के हैं। जैसे मैंने कहा CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, क्या सर ये आते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा आते हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI एग्रीकल्चर वर्कर, एग्रीकल्चरल वर्कर, CPI, ये सेक्टर है, ठीक है। कभी आप सोचो, ये वर्कर हैं, रूरल वर्कर, ठीक है। ये कौन जारी करता है? ये जारी करता है बेटा लेबर ब्यूरो। कौन करता है? लेबर ब्यूरो, जो कि किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के। इसका भी कुछ बेस ईयर होगा, इसका बेस ईयर है 1986-87। समझ में आई बात? RBI CPI, कौन से CPI को यूज़ करता है इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए? RBI का काम है कि इन्फ्लेशन 2 to 6% ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए। तो RBI मैनेज करता है, RBI का काम है महंगाई को रोकना, ना तो बढ़ने देना ना घटने देना, सिर्फ 2 to 6% के बीच में रखना। अब जाहिर सी बात है, RBI किसी ना किसी एक प्राइस इंडेक्स को तो यूज़ करेगा ना, या तो वो CPI को करेगा या वो WPI को करेगा, हाँ या ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो RBI है, RBI CPI कंबाइंड को लेकर चलता है। भाई एक इंडेक्स को तो लेगा ना इनमें से, टू टारगेट इन्फ्लेशन, महंगाई को टैकल करने के लिए, ठीक है। चलिए, कंबाइंड CPI लेता है, क्यों? क्योंकि देखो RBI क्या बनाता है, RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, ठीक है, जिसमें हम CRR और क्या रखेगा, SLR कितना रखेगा, हर चीज़ के बारे में, कितना लोन, कितने परसेंटेज होना चाहिए, लोन का डिमांड क्या होना चाहिए, सब कुछ यही देखता है अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन। कहाँ? अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में। तो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी ये CPI कंबाइंड को देखकर बनाता है कि ये क्या कह रही है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। देखो, हमने पहले क्या पढ़ा? हमने पढ़ा महंगाई होती क्या है, इन्फ्लेशन होता क्या है, हाँ या ना। ओके, फिर हमने पढ़ा कि इन्फ्लेशन होता क्यों है। फिर हमने पढ़ा कि इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं, मतलब मापते कैसे हैं। हाँ सर, अब हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स क्या क्या हैं।
ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं बताता हूँ, ये याद रख लेना। एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, एक होता है कोर इन्फ्लेशन, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, 8 मिनट। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। हेडलाइन हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब एक महंगाई है, ठीक है। इसमें सब कुछ आता है, मैंने क्या कहा, इसमें लगभग सब कुछ आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड, एनर्जी, मेडिकल, दवाइयाँ वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, एट्सेट्रा। तो ये पूरा क्या है सर, ये पूरा हेडलाइन इन्फ्लेशन है। अगर मैं इन सबके मतलब जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, हेडलाइन इन्फ्लेशन आ जाएगा कि किस में कितना कितना हो रहा है। ओके, और फिर इसमें से अगर मैं फूड और एनर्जी उन सामान को बाहर कर दूं जिनके प्राइस फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, मतलब जो वोलेटाइल नेचर के हैं, वोलेटाइल नेचर के हैं, मतलब जिनके प्राइस बहुत तेज़ी से मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, घटते बढ़ते हैं, ठीक है नहीं। और ये क्या है, बाकी बाकी में है जिनके प्राइस ऐसे नहीं बढ़ते कि आज कुछ है कल कुछ हो रहा है परसों कुछ हो रहा है, नहीं। अब देखो पेट्रोल के दाम, एनर्जी में पेट्रोल वगैरह आ जाएगा, फ्यूल आ जाएगा, बहुत तेज़ी के साथ वो घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो फूड के हो गया, आलू आज कुछ है 15 दिन बाद कुछ हो रहे हैं। तो अगर मैं वोलेटाइल प्रोडक्ट्स को निकाल दूं तो जो बाकी बचे हुए प्रोडक्ट हैं, अगर मैं इनकी महंगाई देखूंगा तो आएगा कोर इन्फ्लेशन। आप समझ रहे हैं, अगर मैं इन सब का देखूं कि भाई कौन सा कितना कितना महंगा हुआ है, सबको जोड़ के देखूं तो हेडलाइन इन्फ्लेशन हो गया। अब इस इन्फ्लेशन में से मैं उन वस्तुओं को निकाल दूं जिनके प्राइस बहुत तेज़ी से, जो वोलेटाइल नेचर के हैं, चेंज होते हैं, और बाकी को रखूं, जोड़ दूं कि कितने कितने महंगे होते हैं ये, क्योंकि ये ऐसे नहीं होते कि आज प्राइस कुछ हो रहा है 15 दिन बाद कुछ हो रहा है, नहीं, ये काफ़ी लेट बढ़ते हैं, धीमी गति से। तो ये क्या हो जाएगा, कोर इन्फ्लेशन। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, कोर इन्फ्लेशन कैसे निकलेगा मेरा, कोर इन्फ्लेशन कैसे निकलेगा, अगर मैं हेडलाइन इन्फ्लेशन में से वोलेटाइल गुड्स घटा दूं, वोलेटाइल गुड्स हटा दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, कोर इन्फ्लेशन आ जाएगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा उसके लिए मैं फिर से बात करता हूँ। हम क्या करते हैं, इन सारे प्रोडक्ट्स का वैल्यू लेते हैं, कौन कितने रुपए किलो है, कौन कितने रुपए लीटर है, फिर देखते हैं कि कौन कितना कितना महंगा हुआ है एक बेस ईयर से, हाँ या ना। अब अगर मैं सभी को काउंट करूँगा तो जो मेरा आएगा वो हेडलाइन इन्फ्लेशन आएगा। लेकिन अब मैंने उन प्रोडक्ट्स को हटा दिया जो बहुत तेज़ी के साथ महंगे होते हैं या उनका प्राइस चेंज होता है। तो जो बाकी बचे हुए प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं अब उनका देखूं इन्फ्लेशन कितने महंगे हुए हैं तो उनको बोलता हूँ कोर इन्फ्लेशन। समझ में आई बात। चलिए, तो हम एक्चुअली थे कहीं और, चले गए कहीं और। हम थे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पे। क्या कहा मैंने, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन पे। वेट ए मिनट। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं सर, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के प्रकार। अब देखो जरा, ये महंगाई के प्रकार हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, हाँ बेटा हाँ। एक होता है क्रीपिंग, जब महंगाई सिर्फ 3 से 4% बढ़ती हो। अगर महंगाई 4 से 10% बढ़ रही हो तो हम उसे कहेंगे वॉकिंग। अगर महंगाई 10 से 20% बढ़ रही हो तो हम उसे कहेंगे कि रनिंग।
अगर महंगाई 20 से 100% बढ़ रही हो तो क्या कहेंगे, गैलोपिंग महंगाई, गैलोपिंग के हिसाब से बढ़ रही है ना। और अगर मोर देन 100% बढ़ गई महंगाई तो वो हाइपर इन्फ्लेशन है। समझ में ये बात? क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। अगर महंगाई 3 से 4% बढ़ी है तो क्रीपिंग मतलब रेंग रहा है, 4 से 10% मतलब चल रहा है, 10 से 20% मतलब रनिंग, महंगाई बहुत रनिंग के हिसाब से बढ़ रही है। 20 से 10%, 100% बढ़ गई तो गैलोपिंग के हिसाब से बढ़ रही है। अगर मोर देन 100 चली गई तो हाइपर है, हाइपर इन्फ्लेशन है। तो ये महंगाई के प्रकार है, 1 2 3 4 5, इनके आगे इन्फ्लेशन जोड़ लेना, इन्फ्लेशन 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 इन्फ्लेशन। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आपने जब इन्फ्लेशन देखा है तो डिस इन्फ्लेशन भी देखोगे जब चीज़ों के दाम कम होते हैं। सर ये तो बहुत अच्छे हैं। ये अच्छा तभी तक है बच्चे जब तक एक लिमिट हो। अगर एक लिमिट से नीचे दाम गिर जाए तो वो इकोनॉमी के लिए काफ़ी बुरा होता है। तो ये क्या है, ये अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन है, अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई का उल्टा। ठीक है, इसमें जो प्राइस है वो घट जाते हैं और परचेजिंग पावर क्या होगी, डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी, परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अब आप उन्हीं 100 रुपये में ज़्यादा सामान खरीद सकते हो। सिंपल सी बात यहाँ है। सर ये तो दिखने में सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ना, सुनने में अच्छा है बेटा, इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। समझिए आप, फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री है, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ कि ये अच्छा क्यों नहीं है। समझ में आए तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, छोड़ो। हाँ, उसमें 10,000 वर्कर काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 10,000 नहीं बनाऊंगा चिंटू, इनकी अपनी फैमिली है। हाँ, अब ये जो 10,000 है ये फैक्ट्री ए इनको काम दे रही है, वो ये प्रोडक्ट बना रही है बिस्किट का, ए बिस्किट है। अब हुआ क्या, इसकी डिमांड घट गई या फिर क्या हुआ, इसकी मतलब सॉरी डिमांड घट गई। अब मान लो ये एक बिस्किट 5 रुपये का था, अब सबने कहा कि हम ये बिस्किट नहीं खाएंगे, तो कंपनी का ओनर क्या करेगा, इस बिस्किट को 4 रुपये में मार्केट में उतारेगा। लोग कह रहे हैं कि हम अभी भी नहीं खाएंगे, इसको लेते ही नहीं, अब 3 रुपये में। लोग कहेंगे अभी भी नहीं लेते, अभी बहुत हो, एक लिमिट से नीचे तो नहीं कर सकता या फ्री में तो नहीं बांट सकता, क्योंकि ये बिस्किट बनाने के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट आया है। इन 10,000 आदमी ने काम किया है दिन रात, मटेरियल लगा होगा, इसका भी अपना खर्चा है, इसे भी अपना प्रॉफिट चाहिए, हाँ या ना। तो जैसे जैसे इस प्रोडक्ट के दाम गिर रहे हैं वैसे वैसे क्या करेगा ये, इनको बाहर निकालता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे अपना प्रॉफिट जो को तो रखना है। तो बेरोजगारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे अगर हर कंपनी करने लगे तो बहुत सारे लोगों की नौकरी चली जाएगी, और बहुत सारे लोगों की नौकरी जाने का मतलब क्या है, इकोनॉमी का हिल जाना। समझे बात? तो कहने का मतलब ये है कि डिसइन्फ्लेशन भी बुरा है, महंगाई भी बुरी है, और डिसइन्फ्लेशन भी बुरी है। तो अच्छा क्या है, अच्छा है अगर महंगाई बढ़ती तो रहे पर सिर्फ 2 से 6% के हिसाब से, ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, ओके सर, चलिए आगे देखते हैं। सर एक इंडेक्स और आता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, IIP। सर एक और इंडेक्स, अभी CPI WPI में हो तो गया ना सब, नहीं बेटा। अब देखो WPI और CPI कर क्या रहे थे, WPI और CPI क्या देख रहे थे कि प्राइस में चेंज कितना हो रहा है, उसके हिसाब से महंगाई देख रहे थे हम। IIP देखता है क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, क्या कहा मैंने, क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है। ये क्या देख रहे थे इंडेक्स, प्राइस में कितना चेंज हो रहा है। तो ये क्या देखता है, मेजरिंग द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ये मेजर करता है क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है। सर IIP इसकी फुल फॉर्म भी होती होगी, हाँ, इसकी फुल फॉर्म है बेटा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ओके सर, अब जाहिर सी बात है हर इंडेक्स का अपना एक बेस ईयर होता है। हाँ, इसका बेस ईयर क्या है, वही है सर 2011-12। ओके, इसको पब्लिश कौन करता है, इसको पब्लिश करता है CSO। नहीं सर, CSO तो रहा ही नहीं। 2019 में आपने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, जो CSO है
और NSSO है, इनको मर्ज करके हमने एक नया डिपार्टमेंट बनाया था NSO के नाम से, हाँ है ना। तो इसको या तो मैं कहूँ कि 2019 से पहले CSO पब्लिश करता था या अब NSO पब्लिश करता है, बात एक ही है। NSO किसके अंडर आता है सर? मॉसपी के अंडर आता है। तो आप इसको सीधा सीधा याद रखो, CSO NSO को टेंशन छोड़ो, इसको NSO पब्लिश करता है जो कि मॉसपी के अंडर आता है, ठीक है। मैं इसके बारे में बार बार नहीं बताऊंगा। ओके, अब इसमें क्या ये सब इंडस्ट्री को, अब इसका नाम ही है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये जितनी भी इंडस्ट्री है उनका प्रोडक्शन देखता है। तो क्या सर भारत में इतनी सारी इंडस्ट्री है? कितनी तरह की इंडस्ट्री देखता है? ये 8 तरह की इंडस्ट्री देखता है। कितने तरह की? 8 तरह की, 8 टाइप्स की। सर में 8 इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं और सबसे ज़्यादा ये वेटेज किसे देता है वो आपको पता होना चाहिए। सर इसकी एक ट्रिक है। अच्छा चिंटू, RESCCNCF। सर ये कोई ट्रिक नहीं हुई बेटा, मैं तो ऐसे ही याद रखा है। R फॉर रिफाइनरी, रिफाइनरी जो प्रोडक्ट है हमारे, रिफाइनरी प्रोडक्ट सब ये वेटेज वाइज ही लगी है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज रिफाइनरी को दिया देता है, उससे कम इलेक्ट्रिसिटी को देता है, इलेक्ट्रिसिटी। फिर आता है स्टील इंडस्ट्री, CC का मतलब होता है कोल, कोयला। इस C का मतलब क्या होता है? क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल। N का मतलब क्या होता है? नेचुरल गैस। C का मतलब क्या होता है? सीमेंट प्रोडक्शन। F का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन खुद लगा लेना। तो ये 8 इंडस्ट्री हैं जिनको मिला के, ठीक है। सर क्या ये सिर्फ 8 इंडस्ट्री है? बेटा शायद मैंने गलत बोल दिया होगा, माय बैड। जो 8 इंडस्ट्री हैं इनका इस इंडेक्स में 40% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, 40% कॉन्ट्रीब्यूशन। सर और भी इंडस्ट्री है, हाँ, टोटल तो 60% होंगे ना, वो हमें याद नहीं करनी। सर जो इन 40% इन 8 इंडस्ट्री का ही 40% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ये 8 इंडस्ट्री कौन कौन सी है? रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रिफाइनरी का होता है, उससे कम इलेक्ट्रिसिटी का, उससे कम स्टील का और सबसे कम फर्टिलाइजर का। समझ में आया? इस इंडेक्स में 40% कॉन्ट्रीब्यूशन इन 8 इंडस्ट्री का होता है, जिनका 60% होता है वो हमें याद नहीं रखनी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आके आपका इन्फ्लेशन ख़त्म हो जाता है। ओके सर, अब इसमें एक टॉपिक और रह गया, मैं इसको कहाँ कराऊँ आपको, वेट ए मिनट। ठीक है। अब एक कर्व आता है फ्लिप कर्व। क्या आता है? फ्लिप कर्व। सर फिलिप एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एक कर्व दिया था। हाँ, इन भाई साहब का कहना है कि महंगाई बढ़नी ज़रूरी है। क्या बात कर रही है सर? हाँ, कि अगर महंगाई बढ़ेगी, अगर महंगाई बढ़ेगी तो बेरोज़गारी घटेगी। क्या बात है सर? तुम्हें सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, अगर महंगाई बढ़ेगी, इंक्रीज होगी तो बेरोज़गारी घटेगी। सर ये पगला गया है क्या? नहीं बेटा, बेरोज़गारी घटेगी। ओके सर, अगर महंगाई घटेगी, महंगाई घटेगी तो बेरोज़गारी बढ़ेगी। सर हम तो उल्टा सोच रहे थे बेटा। अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है, अभी क्या ही अभी, जस्ट 3 और 4 मिनट्स बिफोर मैंने कहा ना, मान लो एक कंपनी में 1,000 वर्कर काम करते हैं। इसने कोई प्रोडक्ट बनाया, हाँ, जो कि ये 5 रुपये का बेच रहा था, पर उसकी कोई डिमांड नहीं है, तो इसने उसका दाम, अब 5 रुपये के बेचने पे इसका प्रॉफिट कितना आ रहा था? मान लो 10 रुपये आ रहा था। हाँ सर, अब इसने क्या कहा कि सर डिमांड नहीं थी इसलिए उसने अपना रेट घटा दिया। महंगाई घट रही है ना, तो डिमांड घट रही है, महंगाई घट रही है, तो 5 रुपये की चीज़ 4 रुपये की होगी।
अब हर कोई चाहता है कि मेरा प्रॉफिट तो 10 रुपये ही रहने वाला है। अब जाहिर सी बात है 1,000 लोगों को तनख्वाह देने से तो अच्छा है कि मैं अब 900 बंदों को तनख्वाह दूँ, 100 बंदे बाहर निकाल दिए। ओके, लेकिन सर अभी और महंगाई घट रही है, अब इसका प्राइस 3 रुपये रह गया। इसको तो अपना प्रॉफिट झुका तो रखना है, तो ये क्या करेगा, और 100 बंदे बाहर निकाल देगा। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे महंगाई घट रही है, ये कंपनी में से वर्कर्स को बाहर निकालता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको भी अपना प्रॉफिट सेम ही रखना है, माल इतना बिक नहीं रहा है। तो क्या हो रहा है, लोगों की नौकरी जा रही है। तुमने अक्सर सुना होगा कि मारुति कंपनी ने इतनी 1,000 वर्कर को बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि कार नहीं बिक रही थी। सीधी सी बात है ना, प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंपनी ज़्यादा बंदों को रख कर करेगी क्या? आप ऐसा समझिए कि एक स्कूल है, एक स्कूल में 6 टीचर हैं। क्यों? क्योंकि भाई 200 बच्चे थे। 10 टीचर हैं, 10 टीचर हैं क्योंकि 200 बच्चे थे। अब बच्चे घट के 80 रह गए, तो क्या अभी भी मालिक 10 टीचर रखेगा? नहीं, अब 6 टीचर कर देगा। तो 4 लोग तो बेरोजगार हो गए ना। तो जैसे जैसे महंगाई घटी, बेरोजगारी बढ़ी। ठीक इसका उल्टा आप समझ लेना, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे बेरोजगारी घटेगी। सर क्या बात है। फॉर एग्जांपल, इस कंपनी के पास 100 वर्कर थे। हाँ सर, एक प्रोडक्ट बना रहा था जिसकी वैल्यू 5 रुपये थी। सर महंगाई बढ़ गई, अब इस प्रोडक्ट की कीमत 6 रुपये हो गई। ओके, हाँ सर, सर डिमांड भी तो बढ़ रही है ना। ओके, अब जाहिर सी बात है, अगर ये पहले 100 प्रोडक्ट बना रहा था तो अब क्या सोचेगा, यार महंगाई भी बढ़, मतलब प्राइस भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है, तो अब मैं 200 प्रोडक्ट बनाऊंगा। अब 100 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाने के लिए इसे एक्स्ट्रा आदमी काम पर रखने पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे? तो जो 100 आदमी बेरोजगार घूम रहे थे उनको रोजगार मिल गया। तो अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो रट्टा मारो जिंदाबाद। फिलिप भाई साहब कहते हैं कि महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी घटेगी, और महंगाई घटेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। पर ये एक लिमिट तक ही वैलिड है, ऐसा नहीं है कि ये अनलिमिटेड है, एक लिमिट है बस। मतलब इन्वर्स रिलेशन है फिलिप के हिसाब से। सर इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, ये आपकी इन्फ्लेशन है मतलब महंगाई, और ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। सर देखो जरा, जैसे जैसे आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, यहाँ 5 था, यहाँ बेरोजगारी कितनी थी? सर सिर्फ 3 ही थी। यहाँ अब महंगाई घट रही है, मान लो यहाँ महंगाई कितनी है? सर 4 है। यहाँ बेरोजगारी कितनी है? 5 है। तो जैसे जैसे महंगाई घटी, क्या बेरोजगारी नहीं बढ़ी? हाँ, बस यही कहना चाह रहा है। ठीक है, कौन? फ्लिप भैया। अब एक टर्म आता है, अब हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, लेकिन उससे पहले एक वर्ड आता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, इसका क्या मतलब होता है, ये पूछा जाता है। इसका मतलब होता है बेटा कि अगर इन्फ्लेशन स्टैग्नेंट हो जाए, मतलब महंगाई बढ़ी रही है बढ़ी रही है बढ़ी रही है, तो क्या तब भी बेरोजगारी घटती रहेगी? घटती रहेगी। देखो मैंने क्या कहा, महंगाई अगर बढ़ती रहेगी तो बेरोजगारी घटती रहेगी। हाँ, लेकिन अगर एक लिमिट तक महंगाई बढ़ती ही जा रही है बढ़ती ही जा रही है बढ़ती ही जा रही है, तो बेरोजगारी घटेगी नहीं, तो बेरोजगारी फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। रीजन अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो मैंने क्या कहा, इसी को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन, अगर ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं इसको, अगर इन्फ्लेशन स्टेगनेंट हो जाए, मतलब लगातार बढ़ती ही चली जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन बढ़ती ही जा रही है तो इन्वर्स रिलेशन नहीं रहता। ऐसी कंडीशन में बेरोजगारी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। समझ में आई बात?
कोई दिक्कत? ओके सर। सर क्या कभी ऐसा हुआ है? हाँ, देखो बेटा, एक याद रख लेना चाहिए आप, एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में, और ग्रेट रिसेशन आया था 2007 से 9 में। देखो, जब ग्रेट जो रिसेशन है ये कंटिन्यूसली रिसेशन रहता ही रहे तो डिप्रेशन बन जाता है। ठीक है, ओके सर, ये आपको याद रखना है। ग्रेट डिप्रेशन कब आया था? 1929 में, और ग्रेट रिसेशन कब आया था? 2000। ओके सर। सर ये होता क्या है? ये बेटा सिंपल सी शब्दों में अगर मैं बात कहूँ, ग्रेट डिप्रेशन का मतलब क्या है? ये 29 से एक्चुअली 39 तक रही। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बेरोज़गारी जो है वो बहुत बढ़ गई थी। ठीक है, गरीबी जो है वो बहुत बढ़ गई थी। इसको डिप्रेशन बोलते हैं जब बेरोजगारी और गरीबी एक्सट्रीम लेवल पर हो। सर 2007 में भी सेम हुआ था, लेकिन मैंने क्या कहा, जब रिसेशन कंटिन्यूसली रिसेशन रहता रहे तो वो डिप्रेशन बन जाता है। ठीक है, चलिए, इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक का डाउन टर्न हो जाता है। नो इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक का जो है ऐसा नहीं लिखते, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इकोनॉमिक डाउन टर्न, इकोनॉमिक डाउन टर्न। ठीक है, चलिए, तो हम सब कुछ देख चुके हैं। हम बेरोजगारी कर रहे हैं, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ये होता क्या है बेरोजगारी? जब कोई बात बिगड़ जाए, नहीं बेटा, गाना नहीं है। जब कोई आदमी, मान लो ये चिंटू है, चिंटू ने ड्रेस पहनी, जूते पहने, फाइल हाथ में ली और चल दिया जॉब ढूंढने। ओके, जॉब गया ए कंपनी के पास, ए कंपनी का भाग यहाँ से, बी के पास भाग यहाँ से, फिर आगे जा गया, आगे चलता रहा सी के पास, उसने भी लात मार के बाहर निकाल दिया, डी के पास, उसने भी लात मार के बाहर निकाल दिया। ये कौन है? चिंटू। अब चिंटू को नौकरी नहीं मिल रही है, अरे बाबा, चिंटू को नौकरी नहीं मिल रही है, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं बेरोजगारी होना, बेरोजगार होना। सर ये तो पता है, हाँ बेटा, बस यही समझाना पड़ता है। अब एनएसओ, अब इन इंडिया बेरोजगारी को मेजर कौन करता है? सर कौन मापता है? मेजर कौन करता है? सर एनएसएसओ। बेटा एनएसएसओ रहा ही नहीं है, तो पहले एनएसएसओ करता था, अब एनएसओ करता है, मॉस्पी के अंदर आता है जो। सर मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। अब एक्चुअली इसके 3 मेथड हैं बेरोजगारी को मेजर करने के लिए। एक है यूजुअल स्टेटस अप्रोच। सर ये मेथड देखनी है क्या? नहीं, बस नाम सुन लो। करंटली, वीकली स्टेटस अप्रोच। तीसरा मेथड है डेली स्टेटस अप्रोच। डेली, करंटली और यूजुअल, ये 3 मेथड का क्या है हमें नहीं पढ़ना है। अब हम पढ़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स। ओके सर, सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सर ये क्या होता है? ये बेटा ये होता है कि जब मिसमैच हो जाए, क्या कहा मैंने? जब मिसमैच हो जाए वर्कर की स्किल और जॉब की रिक्वायरमेंट के बीच में। ओके, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं सर? जॉब की रिक्वायरमेंट है कि आपको C++ आनी चाहिए और वर्कर को नहीं आती है, तो क्या इसको जॉब मिल पाएगी? नहीं। तो अगर ये इस कारण से बेरोजगार है तो इस स्थिति को कहेंगे कि ये स्ट्रक्चरल बेरोजगार है। ये कैसा बेरोजगार है? स्ट्रक्चरल बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि भाई जॉब रिक्वायरमेंट और वर्कर की स्किल
मिसमैच हो रही है, सिंपल। ऐसा क्यों होता है वैसे? टेक्नोलॉजी के चेंज के कारण स्किल गैप आ जाता है। अब आप एआई आ रहा है, बहुतों को एआई नहीं आता, चैट जीपीटी चलाना नहीं आता, तो वो कंपनी उसको क्यों रखने लगी? ओके सर। एक होता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। सर सारे पढ़े लिखे हैं, हाँ बेटा, बट बेटा जॉब तो लिमिटेड है ना बेटा। ये क्यों होता है? जब पढ़ने वाले लिखने वाले ज़्यादा हो जाए, अब 50 जॉब हैं मान लो, हाँ है ना, और बंदे पास हुए 500, तो क्या 500 के 500 को नौकरी मिल जाएगी? नहीं ना, 400-500 बेरोजगार रहेंगे ना। तो कहने का मतलब ये अर्बन में देखा जाता है, मतलब शहरी इलाकों में ज़्यादा देखा जाता है। जब हाईली क्वालिफाइड लोग अपना सुटेबल वर्क फाइंड नहीं कर पाते, ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा कई प्रकार से होता है। या तो भाई ग्रेजुएट बहुत ज़्यादा हो गए हों, ग्रेजुएशन के बाद ही नौकरी लगती है ना लगभग, तो या तो बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट हो गए हो लोग और जॉब इतनी है नहीं, या फिर इकोनॉमिक डाउन टर्न हो गया हो। इकोनॉमिक डाउन टर्न मतलब सर ग्रेट डिप्रेशन, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है, कंपनियां बंद होने लग रही हैं। जो हमने यहाँ पढ़ा था, क्या कहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा था ना, ग्रेट डिप्रेशन आ गया, बेरोजगारी बढ़ रही है, कंपनियां बंद हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है तो क्या होगा, लोग बेरोजगार होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके सर। एक होता है बेटा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है? आपने जॉब एक छोड़ दी क्योंकि आपको जॉब एक करनी थी, तो इस बीच में जब आपने जॉब ए छोड़ी और जॉब भी पकड़ने से पहले इस बीच में आप बेरोजगार हो, हाँ सर, तो आपको मैं कहूँगा फ्रिक्शनल बेरोजगार हो। ओके सर, ये कोई बेरोजगार नहीं होता सर। ओके बेटा, समझ सकता हूँ तुम्हारी बात। एक होता है डिस्गाइज्ड। सर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब, देखो खेत में कितने लोग काम कर रहे हैं? सर खेत में ना हम 10 जने जाते हैं। ओके बेटा, 10 पीपल जाते हैं, पर सर काम सिर्फ 3 ही लोग करते हैं। एक्चुअली में काम 3 ही लोग करते हैं, बाकी 7 क्या करते हैं? बाकी 7 सर 2 तो ताश ही खेलते हैं बैठे हुए। ओके सर, बाकी इनको एक लोटा पकड़ा दिया, पानी पकड़ा दिया, कुछ भी पकड़ा दिया। कहने को ये भी रोजगार है, कहने को ये रोजगार पर हैं, भाई खेत में जा रहे हैं ना, कमा रहे हैं। बट अगर इनको हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इस खेत में कितने बंदे दिख रहे हैं आपको, ये अगर मैं इन सबको हटा दूँ, ये तुम भी हटो भाई, और ये देखो खड़े हुए देख रहे हैं, तुम भी हटो, तुम भी हटो, तुम भी हटो, तो भी खेत का काम चलता रहेगा। पर ये यहाँ पर आए हैं, शाम को ही जाएंगे, कहने को इनकी नौकरी लगी है पर कुछ कर नहीं रहे हैं ये, तो एक तरह से देखा जाए ये बेरोजगार है। जब आपके होने से प्रोडक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप डिस्गाइज्ड बेरोजगार हैं। समझ रहे हो आप? एक पापा, मम्मी और आप गए खेत पे। ओके सर मैं तो बैठा रहता हूँ वहाँ पे, पापा मम्मी काम करते हैं। सर मेरी उम्र 21 साल है। ओके बेटा, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ। कहने को तो आपकी नौकरी लग गई, आप खेत जा रहे हो, बट वहाँ पर आप कुछ करते नहीं हो, आपके कारण जो प्रोडक्टिविटी है वो जीरो है। तो एक तरह से देखा जाए आप बेरोजगार हो, भले ही आप रोजगार पे हो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। चलिए, एक होता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सर आज पैसा है, कल पैसा नहीं होगा। सर परसों पैसा होगा ना। हाँ, ये चक्र है बेटा। मतलब इकोनॉमिक में बूम आया तो जाहिर सी बात है बंदों को नौकरी मिली, इकोनॉमिक में स्लो डाउन आया तो 2 से 1 हो गया, रिसेशन आया, सर आधा तो नहीं होगा ना, मतलब और निकल गए, फिर रिकवरी हुई, फिर से बंदे आ गए। कहने का मतलब यह है कि जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो क्या होगा, बंदे ज़्यादा हायर होंगे, जब इकोनॉमी घट जाएगी तो बंदे कम हायर होंगे। इस तरह को बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सुन लो इसको, इसका एक सब टाइप है, समझ में आएगा तुम्हें। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? आपने देखा होगा अनएम्प्लॉयमेंट कि दिवाली के दिन, दिवाली जब आती है तो जो पटाखे बेचते हैं उनकी सेल बढ़ जाती है ना, पर दिवाली गई सेल गई, हाँ है ना। अब मानो गेहूं कटाई का वक्त आ रहा है तो मजदूर कम पड़ते हैं ना, तो उन्हें रोज़गार मिल जाता है ना, पर जैसे ही गेहूं का कटाई का समय गया ये फिर से बेरोज़गार हो जाते हैं। तो ये सीजनल बेरोज़गार है, समझ में ये बात।
सीजन आएगा तो काम मिलेगा, नहीं आएगा तो वे बेरोजगार हैं। जैसे साइक्लिकल, मतलब अगर इकोनॉमी बढ़ रही है, बूम पे है, तो आपको रोजगार मिल गया। इकोनॉमी अगर स्लो डाउन है तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा। ओके सर, ये मैंने हिंदी में लिख दिया है। बेरोजगारी के प्रकार क्या है जो हमने पढ़ा है, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं जब लोग एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ढूंढ रहे होते हैं उस बीच का समय। स्ट्रक्चरल किसे कहते हैं, जब आपके कौशल में बेमोल होता है, मतलब आपके पास स्किल नहीं होती। साइक्लिकल मैंने बता दिया, रिसेशन के कारण आर्थिक मंदी जब हो जाए। डिसगाइज्ड, जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हों, उन्हें हटा देने पर भी उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको कहते हैं गुप्त बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमने अभी पढ़ा है। सीजनल, साल के कुछ निश्चित मौसमों में रोजगार का न मिलना, जैसे खेती बाड़ी के बाद पर्यटन स्थानों पर सीजन का ख़त्म होना, और जैसे ही खेती बाड़ी का समय आया रोजगार मिल गया। और भी बहुत सारी हैं, ओपन ये पढ़ लेना आप, ठीक है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है, जब कोई कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हो पर उसे काम ना मिल रहा, तो उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ओके सर, ठीक है। एक होता है क्लासिकल, इसमें लिखा नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ। क्लासिकल, क्लासिकल क्या होता है कि जब वेज बढ़ जाता है, मतलब अब जाहिर सी बात है, जैसे ही आपने कहा कि एक मजदूर मान लो 400 रुपये इसका वेज है, मैंने कहा कि मैं 2000 दूंगा, इस शहर वेज बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है मैं 10 बंदे दौड़े 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 आएंगे मेरे पास कि मैं लूँगा मैं लूँगा मैं लूँगा, मैंने 2 को रख लिया, तो जो ये बाकी बचे हुए लोग हैं ये क्या है, बेरोजगार हो गए। क्यों? क्योंकि वेज बढ़ गया था और श्रमिक ज़्यादा हो गए थे, तो इसको क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो रट्टा मारो जिंदाबाद। खैर, क्या ये याद रखने हैं? हाँ बेटा, ये जरूर याद रखने हैं, जरूर 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 और ज़रूर। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, मैं इसलिए इसको यहाँ पर रोक रहा हूँ, ठीक है। चलिए, वैसे मैंने आपको समझा दिया है। अब हम थोड़ा सा रह गया है हमारा मार्जिनल वर्कर। मार्जिनल वर्कर, मार्जिनल वर्कर, एक होता है मेन वर्कर। अब मार्जिनल वर्कर किसे कहते हैं, जो कि चलो मैं ऐसे बताता हूँ। सर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सर ये जनवरी से दिसंबर है, ये जनवरी से दिसंबर है, 12 महीने हैं। सर ये 6ठा महीना है, ओके। अगर कोई बंदा, अगर कोई वर्कर 6 महीने से कम समय के लिए एम्प्लॉयड हो, तो उसे बोलते हैं मार्जिनल वर्कर। क्या बोलते हैं इसको? मार्जिनल वर्कर। अगर वो 6 महीने से ज़्यादा के लिए एम्प्लॉयड है तो उसको बोलते हैं मेन वर्कर। कहने का मतलब ये है, अगर कोई वर्कर 6 महीने से कम समय के लिए रोजगार पे है तो उसे मार्जिनल वर्कर, अगर 6 महीने से ज़्यादा समय के लिए रोजगार पर है तो वो मेन वर्कर है, ठीक है। ऐसे ही सेक्टर होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये जो सेक्टर होते हैं ये रजिस्टर्ड होते हैं, वेट मिनट, अंडर गवर्नमेंट, हाँ सर, ये रजिस्टर्ड नहीं होते, ठीक है। इसमें जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो रेगुलर होता है, इसमें रेगुलर नहीं होता। अब सर आप एक बात सोचो ना, जैसे एमएनसी कंपनी है, नोकिया हुआ, रिलायंस हुआ, ये सब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या है, मान लो मिस्त्री मजदूर के पास काम करता है, अनऑर्गेनाइज्ड है, सरकार उसको कंट्रोल थोड़ी ना करती है, वो जब चाहे उसको रख लेता है, जब चाहे उसको निकाल लेता है, सिंपल सी बात है। छोटी छोटी बातें आपको समझनी चाहिए।
अब मैं कुछ मेन पॉइंट के बारे में बात करूँगा। एक कमेटी आई थी, भगवती कमेटी, भगवती समिति, कब आई थी? 1973 में। ये किस लिए आई थी? ये बेरोज़गारी पे इसने रिपोर्ट दी थी। बस इतना ही याद रखना है, एक सिर्फ नाम, ठीक है। ओके सर। एक हुआ था मनरेगा के बारे में बात कर लेते हैं, MGNREGA। इसकी फुल फॉर्म क्या है? द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ठीक है। ये आया था 2005 में, पर लागू हुआ था 2006 में। ये पहले NREGA था बस, ठीक है। इसका फिर 2 अक्टूबर, इसको फिर बाद में MG नरेगा कर दिया था। पहले ये नरेगा था, फिर महात्मा गांधी ऐड कर दिया था इसके। कब? 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर गांधी जयंती को 2009 को, ठीक है। पहले ये नरेगा था, नरेगा से फिर ये MG नरेगा हो गया। इसमें होता क्या है? इसमें आपको 100 दिन का, 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। अनस्किल्ड जो वर्कर हैं, जो रूरल हाउस होल्ड हैं, उनको कोई दिक्कत? जो मैंने कहा अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक हो गया इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ सर, तो आई थिंक आप इसको कर सकते हैं, और कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वेट ए मिनट, ठीक है। बाय बाय। कल से फिर हम एक टॉपिक के साथ आते हैं। कल हम शायद बजट या टैक्सेशन करेंगे।